नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को लिखा गया है। पूरा पत्र हम जानेंगे कि क्या है प्रक्रिया। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें। आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को लिखा गया है। विषय है एक परिसर एक शाला के निर्देश। साथियों, जी हाँ, एक परिसर एक शाला के निर्देश आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में भी लागू हो जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 20 जिलों के 89 विकास खंडों में एक ही परिसर में विभिन्न स्तर की शालाएं पृथक पृथक इकाई के रूप में संचालित हैं। उक्त विद्यालयों का शैक्षणिक एवं प्रशासकीय नियंत्रण अलग अलग प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य के द्वारा किया जा रहा है। एक ही परिसर में स्थित विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग एवं एक ही परिसर में संचालित आश्रम शालाओं, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी को एकीकृत विद्यालय के रूप में संचालित करने से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के प्रावधान की पूर्ति के साथ ही विभिन्न शालाओं पर पृथक पृथक होने वाले व्यय को एकीकृत करने से समग्र रूप से राशि की बचत होगी। पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक परिसर एक शाला के अनुरूप ही आदिम जाति कल्याण विभाग के एक ही परिसर में संचालित 10,506 स्कूलों को एकीकृत कर 4,746 शालाओं के रूप में कंडिका 3 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार संचालित किया जाए। एकीकृत शालाओं का संचालन संपूर्ण प्रशासन एक ही प्राचार्य प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में रहेगा। एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन हेतु मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक शालाओं का एक ही शाला के रूप में संचालन, एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक माध्यमिक शालाओं का एक ही माध्यमिक शाला के रूप में संचालन, एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक आश्रम शालाओं की प्राथमिक अथवा माध्यमिक शालाओं का कक्षा पहली से 8वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन, एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का कक्षा 1 से 8वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन, एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल शालाओं का कक्षा पहली से 10वीं तक की एक ही शाला का संचालन होगा। इसी प्रकार एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी शालाओं का कक्षा पहली से 12वीं तक की एक ही शाला का संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शालाओं का एक ही शाला के रूप में संचालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी मापदंडों के अनुसार समस्त परिसरों में निर्धारित परिधि में आने वाली समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की आश्रम शालाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। 20 आदिवासी जिलों के 89 विकास खंडों में 150 मीटर की परिधि में एक ही परिसर में सम्मिलित आश्रमशाला, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी शालाओं की कुल संख्या है 10,506। इन विभिन्न 10,506 स्कूलों को एकीकृत करने के उपरांत 4,746 एकीकृत परिसर गठित होंगे, यानी कि 10,506 स्कूल अब 4,746 स्कूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक परिसर एक शाला अंतर्गत एकीकृत परिसरों के विभिन्न श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है। कक्षा पहली से 5वीं तक के स्कूल हैं 107। इसी प्रकार पहली से 8वीं तक के जो निर्मित स्कूल होंगे वो होंगे 3,499। छठी से 8वीं तक के स्कूल होंगे, MS से MS जुड़ेंगे 11 स्कूल। इसी प्रकार पहली से 10वीं के स्कूल जुड़ेंगे वो हैं 470। इसी प्रकार छठी से 10वीं तक के स्कूल जुड़ेंगे 228 और 9वीं 10वीं के हाई स्कूल से HHS जुड़ेंगे, ये 0 हैं, इनकी संख्या नहीं है। इसी प्रकार पहली से 12वीं तक के स्कूल 232 हैं। इसी प्रकार मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल 196 है। इसी प्रकार कक्षा 9वीं से 12वीं हाई स्कूल और HHS ये जुड़ेंगे 3 हैं।
इस प्रकार 4,746 स्कूलों का क्रियान्वयन होगा। एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है, एक परिसर का तात्पर्य 150 मीटर की परिधि में एक ही परिसर में सम्मिलित आश्रम शाला, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल शाला और हायर सेकेंडरी शालाओं से हैं। एक शाला एकीकृत शाला के आदेश एवं नामकरण की प्रक्रिया कैसे रहेगी, ये भी हम जान लेते हैं। एक परिसर में संचालित विभिन्न स्तर की शालाओं के एकीकरण उपरांत एकीकृत शाला का नाम वरिष्ठ स्तर की शाला के नाम से जाना जाएगा। वरिष्ठ शाला से आशय उस शाला से जिसमें उच्चतर स्तर की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। समान स्तर की शालाओं में अधिक नामांकन 2020-21 की क्षमता अनुसार वाली शाला को मुख्य शाला के रूप में नामांकित किया जाएगा। यदि किसी शाला परिसर में वर्तमान में कोई शाला किसी महापुरुष विभूति के नाम से संचालित है तो एकीकृत शाला का नाम भी वही रखा जाएगा। एक परिसर में संचालित समस्त शाला को एकीकृत करने के उपरांत मुख्य शाला का डाइस कोड ही एकीकृत शाला का डाइस कोड होगा। एक ही परिसर में संचालित शालाएं यदि एक से अधिक पाली में संचालित हो रही हैं तो इन शालाओं का भौतिक सत्यापन सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा तथा भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाए जाने पर जिला स्तरीय समिति के द्वारा इन शालाओं को एक परिसर एक शाला के रूप में संचालित करने हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। एक परिसर एक शाला के चिन्हांकन के उपरांत पूर्व से संचालित विद्यालय जो 150 मीटर की परिधि में आते हैं वे सभी विद्यालय यथावत संचालित होंगे। एकीकृत विद्यालय में संस्था प्रमुख एवं शैक्षणिक अमले की व्यवस्था कैसे रहेगी, ये भी हम जान लेते हैं। एक परिसर में विभिन्न स्तर की शालाओं की एकीकरण की स्थिति में वरिष्ठतम शाला के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक एकीकृत शाला के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक होंगे। समान स्तर की शालाओं में एकीकरण की स्थिति में वरिष्ठ प्राचार्य या वरिष्ठ प्रधानाध्यापक एकीकृत शाला के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। प्रभारी प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक होने की स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर एकीकृत शाला के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक का प्रभार सहायक आयुक्त के द्वारा सौंपा जाएगा। एक परिसर में स्थित समस्त विद्यालयों का शैक्षणिक एवं अन्य अमला एकीकृत विद्यालय के अमले के रूप में माना जाएगा तथा वर्तमान में उक्त विद्यालय में कार्यरत अमला यथावत कार्य करता रहेगा एवं एकीकृत शाला के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगा। एकीकृत विद्यालयों की समस्त कक्षाओं हेतु समेकित समय सारणी टाइम टेबल बनाई जाकर उसके आधार पर अध्यापन व्यवस्था की जाएगी। यह दायित्व भी एकीकृत विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक का होगा। केवल सेकेंडरी स्तर के विद्यालयों के एकीकरण होने की स्थिति में शाला प्रबंध परिषद की गठन की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। एकीकृत विद्यालय जो कि केवल कक्षा 9वीं से 10वीं, 9वीं से 12वीं तक की संचालित होगी, इनमें एकीकरण के उपरांत एकीकृत शाला में शाला प्रबंध एवं विकास समिति की व्यवस्था यथावत संचालित होती रहेगी। एकीकृत विद्यालय में शाला प्रबंध एवं विकास समिति के अध्यक्ष एकीकृत शाला के प्राचार्य एवं सचिव वरिष्ठ शाला की प्रबंध शाला समिति के सचिव होंगे। एकीकृत शाला के प्रबंधन या संचालन हेतु शाला प्रबंध परिसर का गठन कैसे होगा। प्रत्येक एकीकृत शाला जिनमें आश्रम शाला, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शाला की शाला सम्मिलित होगी में शाला प्रबंध परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिसर की एक साधारण सभा, एक कार्यकारिणी समिति होगी। एकीकृत शाला की शाला प्रबंध परिसर की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसके सदस्य एकीकृत शाला में विलय की गई समस्त शालाओं के प्रबंध समिति, शाला प्रबंध एवं विकास समिति के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे। कार्यकारिणी समिति के सचिव के रूप में एकीकृत शाला के प्राचार्य प्रधानाध्यापक रहेंगे। एकीकृत शाला के लेखे, अकाउंट्स एवं अन्य प्रशासनिक और अकादमिक व्यवस्था कैसे क्या रहेगी, ये भी हम जान लेते हैं। एक परिसर में संचालित स्कूलों के एकीकरण के उपरांत मुख्य शाला का बैंक खाता संचालित किया जाएगा तथा शेष विलय की गई शालाओं के खाते बंद किए जाकर उनमें वर्तमान में उपलब्ध राशि को एकीकृत शाला के मुख्य खाते में अंतरित किया जाएगा। एकीकृत शाला की कैश बुक में विलय होने वाली शालाओं में कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई उसका उल्लेख किया जाएगा। एकीकृत शाला में विलय की गई समस्त उपलब्ध निधि को आवश्यकता अनुसार व्यय करने हेतु कार्यकारिणी समिति सक्षम होगी, परंतु कार्यकारिणी के द्वारा उक्त व्यय साधारण सभा के द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन। एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति की गठित की जाएगी जिनमें जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, प्राचार्य, डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक सम्मिलित होंगे। समिति के सचिव सहायक आयुक्त होंगे। गठित समिति क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले
परिस्थितियों पर निर्णय लेगी। एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन में कोई नीतिगत प्रश्न उद्भूत होता है तो समिति अपने अभिमत सहित प्रस्ताव आयुक्त आदिवासी विकास को प्रेषित करेगी। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं ये भी हम जान लेते हैं। एक परिसर एक शाला की शासकीय विद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु विद्यालय की आवश्यकता अनुसार बजट प्रावधान के अनुसार राज्य मद की राशि से व्यय किया जा सकेगा। वर्तमान में उपलब्ध कक्षों एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए एक शाला एक परिसर को संचालित करवाने का दायित्व जिले के सहायक आयुक्त का होगा। अन्य बिंदुओं पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर कार्यकारी निर्देश जारी किए जाएंगे। एक परिसर एक शाला अवधारणा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग अधिकृत होगा। डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग। तो साथियों, पूरी एक शाला एक परिसर एक शाला का जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, वो आपको समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से शालाओं को एकीकरण किया जाएगा और एक परिसर एक शाला का निर्माण किया जाएगा। तो पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।